हम लोग लाइव हैं। हाय एवरीबॉडी, हेलो एवरीवन। हमको बस एक्चुअली मुंह ऐसे अ, रखना चाहिए था काफी मिनटों तक और लोगों को लगता कि हम लोग बात कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैं चुप रहता हूँ। हाँ, पर फिर भी लोग अपना फोन रिफ्रेशिंग करते रहते क्योंकि वो ह्यूमनॉइड हैं और अपने आप को दोषी ठहराते थे और उनको लगता था वो कुछ गलत कर रहे हैं। हाँ, ये बात सच है। तो आप सबका स्वागत स्वागत है इस भाग में जो बदलाव की कहानियों की। और हमारे पास अद्भुत विशेष गेस्ट हैं, डॉक्टर डेन हेग, जो मेरे दुनिया के सबसे प्रिय इंसान हैं। और मैं लकी हूँ और मैं होशियार थी कि मैंने उनको अपना बड़ा भाई के रूप में चुना। और मैं यहाँ पे आप उनको इनवाइट कर रही हूँ यहाँ पे सुसाइड प्रिवेंशन डे पे। इस ये मेरा बिल्कुल सम्मान है और मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ मेरी प्यारी बहन। और हाय एवरीबॉडी। और कितने सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं, कितनी अच्छी बात है। हेलो, बढ़िया बात है। तो मैं तुमको आज पूरे दिन मैं तुम्हें फॉलो कर रही थी और तुम एक एनर्जाइजर बनी के जैसे हो सुसाइड अवेयरनेस डे के दिन पे। और क्या तुम बात करोगे मुझसे उस बारे में कि कैसा लगता है कि इस ऐसे दिन के बारे में जागरूक होना और उसके बारे में अवेयर होना। हाँ, ये सच में इंटरेस्टिंग चीज़ है क्योंकि मैंने ये एक्सपीरियंस किया है इतनी तीव्रता से पिछले 7 सालों में। और क्या होता है कि जैसे मैं अवेयरनेस लाता हूँ, लाते हैं लोगों के लिए, और आप लोगों के बारे में इतने अवेयर होते हैं और आप उसको अपनी शरीर में जैसे समेट लेते हैं कि जैसे वो आपका है। पर जैसे सारा ने एक थ्रेड पे डाला था और कि सारा ने बोला कि मेरे शरीर पे प्लीज, मेरी बॉडी के लिए प्लीज कंट्रीब्यूट करोगे। और उन्होंने ये ऑडियो भी भेजा कि वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे के बारे में। और ये मेरे मेरे साथ पिछले 7 सालों से हो रहा था। और ये जैसे उससे सुसाइड प्रिवेंशन डे के 5-6 दिन पहले ये शुरू हो जाता था क्योंकि मैं एक एफबी लाइव करता था, एक इंटरव्यू करता था और एक एक आर्टिकल पब्लिश करता था, ऐसी सब चीजें करता था। तो और मेरी ये एक जागरूकता का एक लेवल होता था। जैसे ही आप एक जागरूकता बढ़ाते हो दुनिया में, तो आप उसके बारे में और भी जागरूक हो जाते हैं। तो बहुत लोग अपनी कहानियों में चले जाते हैं, वो उसके विरोध में चल जाते हैं, वो अपनी अपनी मायूसियों में घुस जाते हैं, अपनी कहानियों में घुस जाते हैं। तो आपको ये पहचानना होता है कि क्या हो अगर ये सब आपका नहीं है और बस आप जागरूक हो उन सब के बारे में जो और लोगों के साथ हो रहा है सारे समय। और पिछले 2 दिन से और खास तौर से आज मेरी मेरी 9 साल की बेटी जो डेन की भांजी है, और उस उन्होंने मुझे मैसेज किया कि उनका भी पेट दर्द हो रहा है। और इतना इंटरेस्टिंग दिलचस्प चीज थी ये कि मेरे लिए एक माँ होने के नाते भी कि ये पहचानना कि हमारे ये छोटे बच्चे हैं, और उनको ये शंका में डालने के बजाय मैं उनको सशक्त कर रही थी। और मैंने तो मैं आपसे ही पूछना चाहती हूँ कि आपको ये कब पता चला कि आप इतने अलग हो, किस उम्र पे? अच्छा, तुमको अलग या जागरूक, किस बारे में बात करूं? हाँ, क्या हम दोनों के बारे में बात कर सकते हैं? ठीक है, अलग। ठीक है। अ, मैं ये बहुत ही छोटी उम्र में पहचान सका था और मुझे लगा कि वो अकेलापन है, कि मैंने एक एक मात्रा तक अ, हम रचना करते हैं, निर्माण करते हैं और हम क्राफ्ट करते हैं और क्रिएट करते हैं, हम क्रिएफ्ट करते हैं। तो हम एक एक रचना करते हैं, एक निर्माण करते हैं उस वास्तविकता की, उस भविष्य की जिसके लिए हम यहाँ पे हैं। पर वो किसी और दिन बात करेंगे उसके बारे में। तो मैं जब जब मैं एक छोटा वाइट बच्चा था, पर और तो जब मैं गेरो में हम लोग शिफ्ट हुए और मैं अपनी माँ के साथ रहता था, और मेरे रंग का मैं सिर्फ एक ही बच्चा था और बाकी सब काले अफ्रीकन अमेरिकन बच्चे थे, और सिर्फ हम दोनों ही सफेद थे। पर मुझे वो बात अजीब नहीं लगी, मैंने उसको उस पे ज्यादा गौर नहीं किया। तो मुझे नहीं लगा कि अच्छा कि मैं अलग रंग का हूँ और और लोग अलग रंग के हैं। तो मेरे सारे जो फ्रेंड्स थे
वो लैटिन अमेरिकन्स थे, ब्लैक थे, ब्राउन थे, काला रंग था उनका, और वो काफ़ी अलग कल्चर से थे। और मुझे कभी नहीं लगा कि हम लोग सब अलग-अलग हैं। मुझे लगा कि हम सब दोस्त हैं। ज जब तक मैं 8 साल का नहीं था और मेरा एक दोस्त आया, वो अपने कज़िन के साथ आया और उसके कज़िन ने मुझे मारा और उसने बोला कि, "तू यहाँ पे क्या कर रहा है?" तो मैंने कहा कि, "मैं यहाँ पे रहता हूँ।" तो उस समय मुझे सच में समझा कि अच्छा, जो लोग अलग होते हैं उसको और लोग हटाने की कोशिश करते हैं। तो मैं घर पे मैं भागा, और मैंने मम्मी से पूछा कि माँ, हॉन्की क्या होता है? तो मेरी माँ ने मुझे गले से लगाया, क्योंकि वही उस लड़के ने बोला था कि तू यहाँ पे क्या कर रहा है? तू तो एक हॉन्की है। हॉन्की मतलब कि एक सफ़ेद बच्चा है। तो पर वो चीज़ कभी मेरे लिए असल नहीं था, क्योंकि कभी ये अलगपन की, तो आप अलग हैं क्योंकि आप अलग रंग के हैं या अलग संस्कृति से हैं, ये सब मुझे अलगपन, ये मुझे नहीं समझ आता था। और ये वो चीज़ जहाँ पे मैंने ये पहचाना कि हम सब एक-दूसरे को अलग तरीके से, अलग नज़रों से नहीं देखते जब तक हमें ये सिखाया जाता है। अच्छा, तो तो ये मिसआइडेंटिफ़िकेशन होता है कि अलगपन का, जिसका मतलब है उसको हटा डालने का। हाँ, मुझे तुम्हारी छोटी बहन होने के नाते ये हमेशा याद है कि तुम्हारे बारे में जो अलगपन है, वो तुम्हारा ये जादुईपन था और तुम इतने आकर्षित करते थे, और मैं छोटी बहन थी और मैं हमेशा तुम्हारे पीछे भागती रहती थी, और मैं जब भी तुम डेट्स पे जाते थे तो तो मैं तुम्हारे लिए वेट करती थी। हाँ, जैसे हमारे पापा हम मेरे लिए वेट कर रहे थे, क्योंकि मैं डेट से वापस आया था 3 मिनट लेट, ताकि वो मुझ पे चिल्ला सकें। पर हाँ, पर मेरे को याद है कि मैं खिड़की पे बैठती थी, और जब तुम वापस आते थे, और मैं तुमको इतना प्यार करती थी उस समय, और मेरे को इतनी ईर्ष्या होती थी उन लड़कियों के साथ जब तुम उनके साथ होते थे, क्योंकि मुझे अब जो मैं अब पहचानती हूँ कि वो तुम्हारे आकर्षण था, और तुम वो एक जैसे एक आमंत्रण थे लोगों के लिए। तो और फिर यही बात कि क्या हो कि जो तुम्हारा गलतपन है, वो एक्चुअली तुम्हारी उसमें एक शक्ति छुपी हुई है। तो वो जो प्रश्न है कि क्या हो अगर क्योंकि मैं हमेशा अपने अलगपन को गलत बनाती थी। अच्छा, ठीक है, मैं तुमको ये एक चीज़ बताता हूँ, और तुम ये इस आकर्षण के बारे में बात कर रही हो जो मेरे बारे में था। अच्छा, मुझे ये नहीं पता था। मुझे ये जब तक मैं एक्सेस में नहीं आया था, और गैरी ने मुझे ये दिखाया, और गैरी को काफ़ी साल लगे कि मेरे को ये पहचाने में कि मैं अपना आकर्षण की तरफ देखूँ कि जो अलग है, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं वो ऐसा करूँगा तो मैं घमंडी हो जाऊँगा। और बल्कि ये स्वीकारने के कि मैं ये मेरी एक अनोखी भेंट है, और लोग उसको नहीं पहचानते हैं, अपनी अनोखी भेंटों को, क्योंकि उसके लिए उनका मूल्यांकन किया जाता है, उनको गलत ठहराया जाता है, या फिर उनके साथ अमान्यताएँ होती हैं, क्रूरताएँ होती हैं उसकी वजह से। पर जैसे तुमने बोला कि क्या हो अगर तुम्हारा जो हर गलतपन है वो एक्चुअली तुम्हारी शक्ति हो, अगर ये तुम्हें थोड़ा-सा भी इसका एहसास होने लगे और तुम इसे थोड़ा-सा भी अंदर आने दो, तो हर एक चीज़ जो लोग तुम्हारे बारे में कहते हैं वो शायद सच भी ना हो, और क्योंकि जो तुम्हारे लिए सच होता है वो तुम्हें हल्कापन देता है, और तुम्हारे लिए झूठ होता है वो तुमको भारीपन देता है। तो हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ पे बच्चों को इतनी छोटी उम्र से सिखाया जाता है कि मूल्यांकन करें, जजमेंट करें। और मेरे दोस्त मुझे, जैसे उसने मुझे बोला कि तुमको यहाँ पे होना नहीं चाहिए, और क्योंकि तुम वाइट है, और वो मेरे दोस्त थे, हम लोग एक दूसरे को इतना पसंद करते थे, क्योंकि और मैं उनके घर पे इतना जाता था, और वो मेरे घर पे नहीं आ सकते थे, क्योंकि मेरे घर पे इतने क्रूर लोग रहते थे, और वो उनको उनको आने नहीं देते थे। मेरी उनके साथ इतनी अच्छी मित्रता थी। पर वो जो पर वो जो तुम्हारा अलगपन है, अगर उसका मूल्यांकन ना किया जाए और तुमको उसके लिए गलत ठहराया ना जाए, तो वो तुमको अनुमति देता है, वो एक अलग विशालता, एक अलग जगह होने की, जो तुम्हारा अलगपन है, जो तुम्हारा अनोखापन है।
और तुम जैसे तुम अपने बच्चों के साथ करती हो, तुम इतनी निराली माता हो और तुम अपने बच्चों को अलग रहने देती हो, अनोखा रहने देती हो और तुम उनको मामूली नहीं बनाती और सब लोगों जैसा नहीं बनाते। क्योंकि नॉर्मल का बेसिकली क्या होता है कि जब तुम उनको उनके अनोखेपन को स्वीकारने ना दो और उनको और जब और लोगों जैसा बना दो। देखो, अगर अगर डिविंची ने अपना मूल्यांकन किया होता अपने एडीएचडी के लिए और उसकी क्रिएटिव कैपेसिटी के लिए और उसकी जो भूख थी दुनिया को का अनुभव करने के लिए, तो पूरी दुनिया जैसे खो डालती थी एक अलग उसकी खोज को और उसके आविष्कारों को। अम, और हमारे पास ऐसे शानदार बड़े लोग हैं और जो एडल्ट्स हैं, जो जो अपने अनोखेपन को स्वीकारते हैं, अपने अलगपन को स्वीकारते हैं और वो चीज़ सच में बचपन में शुरू की जा सकती है, जहाँ पे बजाय बच्चों को सही-गलत के बारे में सिखाने के बारे में, ये सिखाओ कि अपना मूल्यांकन ना करें और अब अपना निरंतर मूल्यांकन ना करें। हमेशा वहाँ से अ और वहाँ से ना काम करें कि जहाँ पे सब कुछ सही गलत है, अच्छा या बुरा है। जैसे आप अगर जो लोग देख रहे हैं ह्यूमनॉइड्स इतना अपना निरंतर मूल्यांकन करते हैं क्योंकि वो अपने आप को दोषी ठहराते हैं क्योंकि वही उनको करना पड़ता है कि ताकि वो कुछ गलत ना कर सकें, ताकि एक दिन वो अपने आप को सही बना सकें, ताकि उनको ये दोषी ना वापस महसूस ना करना पड़े। और क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि उन्होंने कुछ गलत किया क्योंकि उनको ये बचपन बहुत ही छोटी उम्र से ये सिखाया जाता है। और बजाय बच्चों को ये सिखाएँ कि देखो ये देखो कि तुम्हारा जो चुनाव है वो क्या रचना करेगा। ये ना देखो कि क्या तुम सही चुन रहे हो, गलत कर रहे हो। अगर तुम्हारा अगर सिर्फ़ तुम्हारा एक ही चुनाव है कि सिर्फ़ सही चुनो, अच्छा चुनो, बुरा ना चुनो और गलत ना चुनो तो तुमको एक निरंतर एक स्थल बनाना पड़ेगा अपना मूल्यांकन करने का। बजाय और लोगों को क्या करना पड़ेगा कि बच्चे की परवरिश में एक एक वो स्थल बनाना पड़ेगा जहाँ से ये दिखाएँ कि कि उनकी चुनाव की क्या रचना होती है। जैसे गैरी की जब एक छु ब उनकी जब बेटी छोटी थी, तो वो स्टोव के पास खड़ी थी, आग आग जल रही है और माता-पिता अक्सर क्या करते हैं, वो बच्चे को बोलते हैं, "नहीं, उसको उसको म ये मत करो" और बच्चों को कहते आते हैं, क्योंकि बच्चों में भय बिठा देते हैं, बजाय उनको ये बताने के कि देखो तुम ऐसा करोगे तो उसकी क्या रचना होगी उस चुनाव की। तो तुम बच्चों को जागरूकता नहीं देते हो, बच्चों को जानकारी नहीं देते हो, बच्चों को और ये बच्चे जागरूक जीव होते हैं। जैसे ही वो कंसीव होते हैं, वो जागरूकता उनकी शुरू हो जाती है। तो गैरी ने बस उनको सिर्फ़ यही बात बोली बड़ी बड़ी घनिष्ठता से, इंटेंसिटी से कि देखो अगर तुम ऐसा करोगी, तो इससे तुम्हें चोट लगेगी। तो उसने कहा नहीं, मैं शायद नहीं, तो उसने धीरे से अपना हाथ रखा तो उसका हाथ एकदम से थोड़ा-सा गर्म होना शुरू हो गया। तो उसने कहा अच्छा ठीक है मैं नहीं करूँगी। तो बच्चों को तुम जागरूकता दो, उनको सशक्त बनाओ कि ये देखें कि ताकि वो ये देख पाएँ कि उन्होंने क्या चुना है और उससे क्या रचना हुई है कि उनकी ज़िंदगी में। बजाय ये दे ताकि उनको ताकि वो अपने परिवार में देख सकें, अपने दोस्तों में देख सकें, अपनी ज़िंदगी में देख सकें कि क्या जागरूकता वो प्राप्त कर सकते हैं और लोगों के चुनाव से और उससे क्या निर्मित हुआ, उससे क्या रचना हुई। बजाय ये देखने और अपने शरीर के साथ और अपनी ज़िंदगी के साथ और औरों के शरीर के साथ औरों की ज़िंदगी के साथ। ये बहुत ही अलग तरीका है परवरिश का। हाँ, सच में ये प्रेशर बच्चों से हटाने का है। बल्कि परवरिश से प्रेशर डालने का नहीं है। तो ये पहले मैं क्या होती थी कि मैं हेलीकॉप्टर मॉम होती थी। मैं उसके बस उसके इर्द-गिर्द मैं मंडराती रहती थी हमेशा। पर उसके उस पर जब वो 19 साल का हुआ तो मैंने उसको बोला कि देखो अब तुम्हारी ये ज़िंदगी है। अब तुम जो ज़िंदगी में चुनोगे वो तुम्हारे चुनाव की वज़ह से होगा। अब तुम्हारी ज़िंदगी में जो आगे आएगा वो तुम्हारी चुनाव की वज़ह से होगा। तो बिल्कुल एक्चुअली जो खेल के जो नियम बदल गए। तो मुझे पूरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी पड़ी कि अच्छा जो उसकी ज़िंदगी में हो रहा है वो मेरी वज़ह से हो रहा है। तो ये प्रेशर हट गया मेरे से और मैं रिलैक्स हो गई। और क्योंकि काफ़ी काफ़ी माँ-बाप का मूल्यांकन होता है कि अगर बच्चों की ज़िंदगी में कुछ कुछ खराब हो रहा है, तो जैसे उनकी परवरिश में कुछ झोल था, कुछ गड़बड़ी थी।
तो क्या आप इसके बारे में बात कर सकते हो? हाँ, बिल्कुल, क्योंकि ये दुनिया मूल्यांकन पे कायम है, क्योंकि लोगों ने ये सोच रखा है कि जो सच्चाई है, उसमें उसमें फिट करना है और माता-पिता गलत नहीं दिखना चाहते हैं, तो इसलिए वो अपने बच्चों को सही करते हैं ताकि अगर उनकी क्योंकि अगर उनकी ज़िंदगी में कोई गड़बड़ी हुई, तो माता-पिता की परवरिश पे पे इल्ज़ाम आएगा। पर तो हमको ये पहचानना पड़ेगा कि ये जो सिस्टम है, वो तो अजीब है, गड़बड़ है उसमें कुछ और तो हमको ये पहचानना पड़ेगा। और दूसरा एक और जगह चीज़ है कि हमको उस मुकाम पे आना पड़ेगा कि हम जहाँ पे हम मूल्यांकन ग्रहण कर सकें, क्योंकि उस समय आप एक बड़ी दुनिया की रचना कर सकते हो, जब आप तैयार होते हो और लोगों का मूल्यांकन सहने के लिए और उसको ग्रहण करने के लिए। और उस समय ये चुनाव करने के लिए कि आप भी अपना खुद का मूल्यांकन ना करें। और तुमने जो बात बोली चर्च के बारे में, हाँ, क्योंकि तुम्हारी माँ ने और और हमारे पिता ने हमको चर्च जाना हमारे लिए बहुत कंपल्सरी कर रखा था बचपन में और तुम मुझसे ज़्यादा गई हो चर्च में। पर चर्च में क्या सिखाया जाता है कि तुम अपनी विचारधाराओं का भी मूल्यांकन करोगे। तो तुम जो कर रहे हो उसका ही मूल्यांकन नहीं, पर जो तुम्हारी जो दिमाग में चल रहा है, हर विचारधारा का भी तुमको उसको निरंतर मूल्यांकन करना है। तो कोई ये ताज्जुब की बात नहीं है कि हर इंसान अपने निरंतर मूल्यांकन में घुसा पड़ा है। तो और ह्यूमनॉइड क्या कहते हैं, वो बेसिकली प्रगति पसंद करते हैं। तो और फिर वो लोग क्या करते हैं कि हमेशा अपने आप जजमेंट करते रहते हैं और अपने आप को दोषी ठहराते हैं और कुछ भी अगर गड़बड़ होता है तो उनको लगता है कि वो कहीं पे असफल हो रहे हैं खुद। और ह्यूमनॉइड में भी ऐसे लोग हैं जिनको हमेशा अलग लगता है क्योंकि वो अनोखे हैं, क्योंकि वो जब वो और ह्यूमनॉइड के साथ होते हैं तब भी उनको अपना अनोखापन महसूस होता है और वो खटकाने अपने आप को खटकने की बात नहीं है, उसको पहचानने की बात है कि हम हम सब इतने अनोखे हैं, हम सब इतने अलग हैं। और ये पहचानो कि आप कहीं पे भी फिट नहीं होते, आप अपने परिवार में भी फिट नहीं होते हैं। हाँ, कि हाँ ठीक है, मेरी कहानी ये थी कि मेरा दूसरा रंग था, पर ये बात ये सिर्फ यहीं पे बात नहीं है। मैं परिवार पे फिट नहीं था, मैं रिलिजन में फिट नहीं होता था और और जो उनका जो वो झक्की थे जिस बारे में सब कुछ सही करने का, कुछ गलत नहीं करने का, पर मैं उसमें भी फिट नहीं होता था। मैं किसी किसी भी वो जो जजमेंट का जो सिस्टम था मैं उसमें फिट नहीं होता और यही चीज़ है कि हम हम ह्यूमनॉइड्स फिट नहीं होते हैं, वो जो ढांचे होते हैं, आकृति होते हैं, जो सिस्टम्स होते हैं जजमेंट के और ह्यूमनॉइड उस पे देखते हैं और कहते हैं ये क्या बकवास है कि तुम वहां पे कैसे पहुंच सकते हो भेंचोद, जहाँ पे सब कुछ तुम परफेक्ट कर सको और मैं जानबूझ के यहाँ पे गाली दे रहा हूँ क्योंकि ये जैसे कि यहाँ पे कोरोना को देखो, कोरोना से इतने लोगों की मृत्यु होती है जितनी इन्फ्लुएंजा से होती है, पर लोगों ने इतना मान लिया है, विश्वास कर लिया है और ह्यूमनॉइड इसकी तरफ देख रहे हैं और कह रहे हैं कि कैसे कैसे क्यों, क्या चल क्या रहा है यहाँ पे। और जो लोग हैं और जो जो प्रगति के विरोध में होते हैं और जो कुछ भी बदलना नहीं चाहते हैं, वो मास्क पहने अपनी गाड़ी के अंदर और जैसे वो एमिली ने एक लेडी को देखा जो एयरपोर्ट पे थी, जिसकी एक प्लास्टिक में उसकी आई शील्ड थी और उस पे पूरा मास्क था और उसका जो पूरे बाल थे वो प्लास्टिक में थे ताकि वो कोरोना से बच ले। मैंने ये नहीं बोला कि कोरोना उपस्थित नहीं है, हाँ, कोरोना उपस्थित है, पर वो ये वैसा नहीं काम कर रहा जैसा हमें बताया जा रहा है। और ह्यूमनॉइड जो लोग इस पागलपन को देख पाते हैं और कैसे आपको कैसे नहीं लगेगा जब आपको लगता है ये पागलपन है। और मैं इसके बारे में बात कर सकता हूँ फेसबुक लाइव पे जहाँ पे सब लोग उसको देख सकते हैं और कि हाँ तुमको लगता है कि जैसे तुम यहाँ पे कोई बाहर वाले हो और मैं कह रहा हूँ कि तुम गलत नहीं हो, हम में से काफ़ी लोगों को ये पागलपन लगता है और हमको लगता है कि हम अजीब हैं क्योंकि हम बाहर से ऐसे जैसे हम यहाँ के हैं ही नहीं। तो पर और क्या हम लोग वियर्ड हैं, पर वियर्ड का एक्चुअली असली नाम है स्पिरिट फेट एंड डेस्टिनी और तुम विचित्र हो।
पर ये तुम्हारा गलतपन नहीं है, ये तुम्हारी भेंट है, एक उपहार है। और मैं ये बस यहाँ पे और ये इसलिए यहाँ पे कह रहा हूँ ताकि लोगों को एक फ्रीडम मिले और वहाँ से निकल पाएँ जहाँ पे वो अपना इतना जजमेंट कर रहे हैं इतनी तीव्रता से ता क्योंकि वो और लोगों जैसे नहीं हैं, उनके साथ फिट नहीं हो पा रहे हैं। और आपको ये देखना पड़ेगा, आपको ये पहचानना पड़ेगा कि आपका जो अलगपन है, वो सच में एक उपहार है, एक भेंट है, एक सुंदर भेंट है। और जैसे आप और ह्यूमनॉइड से बात करोगे और वो आपको बताएँगे कि वो अपने आप को दोषी मानते थे और वो जो एक्चुअली वो उनके बारे में गलतफ़हमी नहीं थी, वो एक्चुअली उसके नीचे एक भेंट थी, उसके नीचे एक शक्ति थी, एक एक उपहार था। तो हमको और लोगों से सच में योगदान चाहिए, क्योंकि जब आप ऐसी कहानियाँ सुनते हो तो आप देखते हो कि अरे! मेरे साथ भी ऐसा होता है क्या? ये एक गलत बात नहीं है, इसके नीचे मेरा भेंट है? क्योंकि आपको ऐसे लोगों की भी ज़रूरत है क्योंकि आप निरंतर ऐसे लोगों के साथ हो जिनके साथ आप फिट नहीं होते, जो आपको समझ नहीं पाते। पर तो हम क्या हमेशा ये करते रहते हैं कि हमको जैसे एक ढाँचे में डालनी है चीज़ें और हमको एक जैसे एक एक पिटारे में डालनी है चीज़ें और उसको एक अलग जगह पे रखनी है, ताकि हम उसको परिभाषित कर सकें। पर एक एक जगह पे आपको सच में लोगों की ज़रूरत है क्योंकि लोग आपको योगदान दे कैसे और दूसरी साथ आपको लोगों को इतने पसंद नहीं है क्योंकि लोग सच में इतना जजमेंट करते हैं तो काफ़ी आसान होता है कि आप बिल्कुल अकेले रहें। तो आप क्या करते हैं पर आप क्या करो अपने आप को उस डब्बे के बाहर निकालो और पहचानो कि आपको कंट्रीब्यूशन की ज़रूरत है उन लोगों से जो आपको जज नहीं करते और शायद आप अपने अकेलेपन में कम टाइम स्पेंड करोगे और वो गलत बात नहीं है। और कब जब आप अपने आप के साथ अकेले में रहना भी चाहते हो वो गलत बात नहीं है वो क्योंकि वो एक्चुअली ज़रूरी होता है क्योंकि आप इतने जागरूक होते हो कि और लोगों की दुनिया में क्या हो रहा है वो आप उतनी तीव्रता से महसूस करते हो। तो जैसे जब आप नेचर में जाते हो तो जैसे आप प्रकृति में जाते हो तो आप थोड़ी देर के बाद आपको लगता है कि जैसे दुनिया का बोझ आपके कंधों से उठ रहा है, वो आपका स्पेस है। आप वैसे होते उस ऊर्जा के होते हो, काफ़ी उस ऊर्जा के जैसे प्लांट्स के हैं, जैसी नदियों के हैं और और झरनों के हैं। और देखो कैसे प्रकृति में हर एक चीज़ अलग अपने अनोखेपन में विद्यमान है और आप वैसे हैं, आपकी ऊर्जा वैसी है। तो आपको और वो वो कितना अलग लगता है, विभिन्न लगता है उस अ, कि वो जो उस सुगमता में बजाय उसके जब आप किसी के साथ होते हो जो निरंतर जजमेंट करता है, जो सही, गलत, अच्छा, बुरा, ये माप-तोल में लगा रहता है और वो आपके शरीर को कितना सिकुड़ देता है। मैं ये जानना चाहती हूँ, जब तुमने एक्सेस बार्स अपनी चलवाएँ अच्छा, तुम्हारा थोड़ा कट हो रहा है नेटवर्क। अच्छा, मैं अपने एयरपॉड्स बदलता हूँ। अच्छा, मैं भी अपने एयरपॉड्स बदलती हूँ। ठीक है, हो गया। ठीक है, बढ़िया है। मैं चाहती हूँ कि आप बात करो कि आप जहाँ पे उस उधर आए, जहाँ पे आपने पहचानना शुरू किया कि आपका वो स्पेस क्या है। हम में से काफ़ी ने आपकी बार्स की स्टोरी सुनी है। और एक चीज़ शैनन ने आपको एक पोस्ट-इट में दिया था कुछ क्वेश्चंस जो आपको दिए थे और मैं चाहती हूँ कि आप बार्स के बारे में बात करो और बार्स इतनी बढ़िया भेंट है लोगों की ज़िंदगी में और फिर वो जो प्रश्न जो आपको शैनन ने दिए थे, जो आपने अपने आप से पूछने शुरू किए, जो ताकि अगर जो लोग अपनी बार्स अभी नहीं चलवा पा रहे, वो एटलीस्ट वो प्रश्न तो अपने आप से पूछ सकते हैं इस दुनिया में और ताकि वो पहचान पाएँ कि उनकी अद्भुतता क्या है, उनका अनोखापन क्या है। बार्स ने सच में, वास्तव में मेरी ज़िंदगी बचाई और मैं सेशन में गया था मायूस और आत्महत्या करने के इरादे से और मैं बाहर आया उस शुक्रगुज़ारी से कि मैं ज़िंदा हूँ और मैं
बाहर आया और मैंने आसमान की तरफ देखा और मैंने कहा वाह! सब कुछ क्या हमेशा से इतना सुंदर था? और अगर सब कुछ इतना सुंदर है, तो ठीक है, यहाँ पे मैं या आत्महत्या नहीं करूँगा, यहाँ पे मैं जीने के लिए तैयार हूँ। तो मैं बहुत सारी किताबें पढ़ता था, मैंने बहुत सारी क्लासेस की थी, क्योंकि मैं जवाब ढूँढना चाहता था कि खुश कैसे हो? क्योंकि मैं बचपन से ये जानना चाहता था, मैं सिर्फ़ खुश ही होना चाहता था। मेरी मेरी दादी ने मुझसे पूछा कि ब बचपन में जब मैं 6 साल का था कि तुम बड़े होके क्या होना चाहते हो? डॉक्टर, एक्टर, गार्बेज मैन, क्या होना चाहते हो? मैंने कहा मैं बस खुश होना चाहता हूँ, कुछ भी हो सकता हूँ पर मैं बस खुश होना चाहता हूँ। और मेरी ज़िंदगी का वो लक्ष्य था कि मैं खुश हूँ। और उसके 20 साल बाद मैं काफ़ी काफ़ी दूर था उस अपने लक्ष्य से, और उस समय मैं आत्महत्या करने के इरादे से ज़िंदगी पे घूम रहा था। और मैंने शैनन ओहारा के साथ सेशन किया, जो गैरी की सौतेली बेटी हैं और गैरी एक्सेस के निर्माता हैं। और मैं देख रहा हूँ कि 20 साल पहले और मेरे पास ये इतना फिनोमिनल शुक्रगुज़ारी है शैनन के उपस्थिति और मेरी ज़िंदगी में आने के लिए। और अगर वो आती नहीं थी, मैं शायद मर जाता था। और देखो कि दुनिया कितनी अलग है। और देखो तो उसने क्या किया कि सेशन के बाद उसने मुझे एक्सेस टूल्स दिए और मैंने उन एक्सेस टूल्स का प्रयोग करना शुरू किया। तो बार्स क्या करता है जो इस प्लैनेट पे कोई कुछ और नहीं कर सकता। तो इस प्लैनेट पे कुछ और नहीं कर सकता जो बार्स करते थे। अब इस प्लैनेट पे काफ़ी अमेज़िंग चीज़ें होती हैं और मैं उसको नकारता नहीं हूँ, और मेरा ये कहने का इरादा नहीं है कि एक्सेस ही सिर्फ़ जवाब है। आप एक्सेस इसलिए करना चाहते हो क्योंकि वो काफ़ी गतिशीलता से आपको समाधान देता है और परिवर्तन देता है और एफ़िशिएंट है। तो 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 बार्स क्या करता है जो जो इस पृथ्वी पे कोई एक चीज़ नहीं और कर सकती। वो क्या करता है कि जो आपकी विचारधारा, फीलिंग्स और इमोशंस के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की पोलैरिटी को अनकिया करते हैं। तो उस सेशन के बाद शैनन ने मुझे बोला कि एक और चीज़ है, हमारे पास टूल्स हैं, हमारे पास अलग-अलग तरह के टूल्स हैं, जिनका हम प्रयोग करते हैं चीज़ों को बदलने के लिए। जैसे तुमको भारीपन कुछ लगता है, तो तुम उसको बदल सकते हो, तो तुम अपने आप को वापस पा सकते हो, तुमको हल्कापन फिर महसूस होगा। तो ठीक है, मैं तुमको ये टूल देती हूँ। ये हमको हाल ही में मिला है, इसका है हु डज़ इट बिलॉन्ग टू, ये किसका है? और उसने अपनी हैंडराइटिंग में लिखा। उसकी हैंडराइटिंग उसकी लिखावट मेरी लिखावट से अच्छी है। अ, वीडियो पॉज़ हो गया है। दिन का वीडियो फ्रीज़ हो गया है। अच्छा 1 मिनट रुको। हाँ, ठीक है। कुछ कुछ तो गड़बड़ चल रही थी। एनीवेज़ ठीक है। तो मैं जब वापस आया, तो मेरी पॉकेट में था वो, और मैंने अपनी पॉकेट खाली की टेबल पे बेड के पास जब मैं घर पहुँचा। तो उस समय बात से पहले जब जब मैं सुबह उठता था, सुबह उठ के मेरे को इतनी मायूसी और इतनी निराशा मेरे को महसूस होते थे। तो और मैं इतना निराश और हताश था कि मैं अपना भविष्य नहीं बना सकता था। मैं एक बकवास बिज़नेसमैन था, बकवास हीलर था, बकवास रिलेशनशिप और बकवास बॉयफ्रेंड था। तो इस सेशन के बाद वो सब चला गया 2 दिन के लिए। और फिर 1 दिन मैं 3 दिन के बाद अ बार्स के 3 दिन के बाद मैं सुबह वापस उसी मायूसी से उठा। तो पहले मैं क्या करता था कि पहले मैं बिस्तर पे बार्स लेने से पहले मैं बिस्तर पे जब ऐसी दशा में उठता था, तो मैं बिस्तर पे रह के सुबकता था, रोता था। तो मुझे लगता था कि अगर मैं इसे बदल नहीं सकता, तो सच में मैं बहुत ही टूटा हुआ हूँगा, मुझ में कुछ खराबी होगी। और फिर मैं काफ़ी देर तक, जब तक मुझे तैयार होने का वक़्त नहीं आता था, तो मैं रोता था। तो अब ये बार्स के बाद तीसरे दिन वापस ऐसा हुआ, तो मैं बड़ा अपसेट हो गया। मैंने कहा अब बार्स के बाद, क्योंकि अब फिर से ऐसा हो रहा है, क्योंकि पहले 2 दिन तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो जब ये वापस मुझे लगा कि जब तीसरे दिन लगा, तो मैंने कहा हे भगवान! तो फिर मैंने वापस घड़ी की तरफ देखा कि ठीक है, मेरे पास कितना समय है रोने के लिए, और घड़ी के पास 1
एक छोटा सा येलो नोट था जिस पे लिखा था हु डज इट बिलोंग टू, ये किसका था। और मैं गलती से मैं उस मेरी नजर पड़ी उस येलो नोट पे, और जैसे ही मैंने कहा ये किसका है, और ये एकदम से चला गया। मैंने कहा क्या, क्या हुआ? और ये जो जो सिकुड़न पैदा कर रहा था, ये बकवास, ये सब जो कचरा और ये घटियापन, चला गया। अब मैंने कमरे में देखा, और शैनन ने मुझे बोला था, और उसने मुझे बोला था कि देखो ये टूल काफी काम करता है, क्योंकि 98% थॉट फीलिंग्स और इमोशंस तुम्हारे सच में होते नहीं है, तो तुमको हर थॉट फीलिंग और इमोशन और जजमेंट और हर घटिया एनर्जी जो तुम्हारे पास आती है, उसके लिए तुमको ये पूछो कि ये किसका है, और उसको रिटर्न करो कॉन्शियसनेस के साथ। और अगर ये 3 दिन तुम लगातार करोगे तो तुम वॉकिंग टॉकिंग कॉन्शियसनेस जैसे हो जाते हो, चलते फिरते कॉन्शियसनेस जैसे हो जाते हो। तो मैंने कहा श्योर, मैं ही ऐसा करूंगा। तो मुझे नहीं पता कि लोगों की इतनी ड्रामेटिक इंट्रोडक्शन होती है, परिचय होता है कि बार्स की और हु डज इट टू बिलोंग टू के लिए। और एक मैं बात कहूंगा, गुड सिस्टर, अच्छा ठीक है, तुमने ऐसा मुंह बनाया, ठीक है। मुझे मालूम है, मुझे ये एहसास था कि मुझे ये ऐसे ऐसे मैं सिर्फ ये ऐसे ही हासिल कर सकता था, ये देखते हुए कि देखो ये परिवर्तन ला रहा है। तो मुझे उसका सबूत चाहिए था जैसे। तो फिर मैंने 3 दिन ये किया, हु डज इट बिलोंग टू। और मैं उस समय मैं अपनी मंगेतर के पास गया, शायद वो गर्लफ्रेंड थी, मंगेतर था, मैं भूल गया। तो मैं उसके साथ उसकी फैमिली डिनर पे गया। तो वो इतनी घटिया और बकवास और भारी चीज लगती थी मेरे लिए हमेशा, क्योंकि वो सब लोग इतनी ऐसी बकवास बातें करते थे जिसमें मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो मैं निरंतर, और मैं ये करता रहता था, ये किसका है, ये किसका है। जैसे मैं किसी को सुनता था तो मैं पूछता था ये किसका है। और जैसे ही कोई कुछ कहता था और मेरे को भारीपन लगता था, मैं कहता था ये किसका है। तो ये 1.5 घंटा खाने के टाइम पे मैंने शायद हजारों बार ये बोल दिया होगा, ये किसका है, ये किसका है, ये किसका है, ये किसका है, ये किसका है। और जब मैं वहां से बाहर निकला तो मुझे इतना हल्कापन था कि जैसे मैं एक गुब्बारे की तरह हल्का था। और ये पहली बार ऐसा हुआ। तो तब मुझे ये जागरूकता हुई, मुझे ये एहसास हुआ कि हाँ, इसमें कुछ वाकई बात है। तो या फिर मेरे 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 पास कोई सेशन के लिए आया, कायरोप्रैक्टिक सेशन के लिए। और इसका इतना बैक एक था, जैसे 8 में से 10%, 80% उसका बैक एक था। और मैंने उसको बोला कि किसी और के पास चले जाओ। क्योंकि मेरे को सच में डर था कि मैं शायद उसको कोई बदलाव नहीं ला सकूंगा। उसने कहा कि नहीं, तुम्हारा तो बाकी सबसे अच्छा है। तो उसने बोला उसका उसका पेन, उस समय पीड़ा उसकी 80% थी। और उसको बेसिकली 5 मिनट लगते थे अपना बेड पे लेट के और रिलैक्स होने का। और एकदम से मेरे मेरे दिमाग में सिर्फ यही निकला कि ये किसका है, हु डज इट बिलोंग टू। तो मैंने उसको एकदम से बोला, तो मैंने उससे पूछा ये पीड़ा किसकी है। और उसने अपने आप को पुश करके बोला कि मेरे बेबी का है ये। अब मैंने कहा हे भगवान, ये आदमी जो हिल नहीं सकता था 3 सेकंड पहले, वो एकदम से उठ गया। और एक मेरी सच में दुनिया उथल पुथल हो गई। तो अच्छा, मैं एक लंबी स्टोरी कहानी को छोटा करता हूँ कि उसकी बीवी की एक बैक सर्जरी हुई थी और उसका बैक पेन नहीं जा रहा था। और तो डॉक्टर ने बोला कि स्पाइनल फ्यूजन किया था, तो उसके बावजूद भी उसका बैक पेन नहीं गया। और तो उसने तो मैंने जब उससे पूछा कि ये हुआ कब, तो फिर एकदम से उसको चमका कि ये मेरी बीवी का जब इतना स्पाइनल फ्यूजन की सर्जरी के बाद भी इतना पेन था कि मॉर्फिन लेके भी वो इतनी पीड़ा में चल रही थी। अब मैंने बोला कि मैं इस औरत से इतना प्यार करता हूँ कि मैं कुछ भी कर दूंगा इसका पीड़ा लेने के लिए। और कुछ ही हफ्तों में उसके बाद वो अच्छी होने लगी, और मेरा एक अजीब सा मेरा बैक पेन होना शुरू हुआ। तो मुझे लगा कि मैंने शायद कुछ मैंने कुछ गार्डन में कुछ उठाया हुआ, तो मेरे इससे मेरी पीठ में दर्द होगा। तो और ऐसे मुकाम पे आ गया कि इतनी इतने मेरे को पीड़ा होती थी जितनी उसको होती थी, और फिर तभी मैं तुम्हारे पास आता था। और तो फिर हमने कुछ एक्सेस कॉन्शियसनेस की चीजें की, और हमने कुछ पॉडन पॉक किया, और एक्नॉलेज किया कि वो हीलर है, और उसमें ये क्षमता है, ये योग्यता है, और ये सुंदरता है कि उसमें कितनी करुणा है
कि किसी को ये गिफ्ट देना चाहता था और उसकी ये क्षमताएँ और योग्यताएँ थी, तो हमने काफ़ी स्वीकारा, काफ़ी एक्नॉलेजमेंट किया और उसका 98 प्रतिशत उसका पेन चला गया। और मैं ये मेरे को और जैसे जैसे ब्रह्मांड को मुझे मेरे मेरे सर पे ये हथौड़ा मार के मुझे दिखाना था कि देखो दुनिया को बताओ इसके बारे में क्योंकि ये काम करता है। तो मैं बता रहा हूँ लोगों को हाय और मैं समझ पा रहा हूँ कि जैसे कि लोगों को नहीं समझ आ रहा कि और लोगों को लोग इसको कि मैं टोटली इस बात को समझ पाता हूँ कि जब तक ब्रह्मांड ने मुझे नहीं दिखाया कि इसको इस पोस्टिट को अभी पढ़ो और तब तक मुझे नहीं चमका ये और ये 20 सालों में ये जो मेरी यात्रा है मेरा सफर है एक्सेस कॉन्शियसनेस के साथ तो मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि कुछ इतना अलग मिल जाएगा और ये इतना आसानी से मेरे सामने आ जाएगा जो इतना सुंदर है। मुझे ये कहानी बहुत अच्छी लगती है और जैसे और हर बार मुझे इसमें कुछ नई जानकारी मिलती है और तुम एक टूल देते हो किसी को जो कि इतना आसान है और तुम उस समय लोगों को कहते हो कि अच्छा रुको 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 अच्छा ठीक है मैं ये बस एक ही सवाल तुमको उनको देता हूँ और ये टूल ऐसा है कि ये सब कुछ आसान कर देता है। तो हम आपसे ये चीज़ भी पूछना चाहते हैं आकि हाँ मालूम है कि समय थोड़ा तेज चल रहा है अभी अ, तो तुम्हारी बहन होते हुए भी मैं नहीं जानती और जो तुमको इतना प्यार करती है कि तुम्हारी जिंदगी में इतनी कठिनाई चल रही थी और तुम इतनी आत्महत्या का करने का सोच भी रहे थे और मैंने तब तक नहीं सुना जब तुमने ये लोगों को बताना शुरू नहीं किया उनको स्पीच में नहीं बताया मेरे को जब मैं उस समय नहीं जानती थी कि तुम ऐसे दौर से गुजर रहे थे और लोग मुझसे पूछते थे और लोग मुझसे पूछते थे कि ये आत्महत्या खुदकुशी के साथ हम कैसे और अगर वो हमारा नहीं है तो जस्ट ये एक्नॉलेजमेंट है कि अवेयर कि हम और लोगों के बारे में अवेयर हैं तो वो हम कितने जागरूक हैं और फिर हमें उसे छिपाने की जरूरत नहीं है और फिर ये जो टॉपिक है जिसको हम नहीं देखना चाहते हैं और और फिर आप उसके बारे में बात करने के लिए तैयार हो और वो ऐसी एक विशालता खोलता है लोगों के लिए कि ये छिपाने की बात नहीं है। तो मेरा ये सवाल है तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अग कि जैसे आपने अपने इंटरव्यूज़ में बोलते हैं कि कॉल करो मुझे और और कि ये सुइसाइडल थॉट्स के बारे में जो मूल्यांकन है, उसको मिटाने के बारे में, उस पे जो कलंक है उसको मिटाने के लिए। तो ये जो एक चीज़ है कि ये किसका है, अगर आप तैयार हैं तो वो आपको एक मुक्ति देता है इस गलतपन से, आपको मुक्ति देता है ऐसे विचारों से। और मैं इसको एक कदम और बढ़ा के ले जाऊँगा कि अगर भले शायद ये आपका है, ये एक आपका मन कर रहा है आत्महत्या करने के लिए कि आप ऐसा सोच भी रहे हैं और ये आपके बारे में अपने आप को दोषी ना ठहराएँ। और मैं हज़ारों लोगों को जानता हूँ जिन्होंने ऐसा जहाँ पे भी अपने आप को आपने दोषी ठहराया कि आप इतने भयानक इंसान हैं कि ऐसा सोचने के बारे में क्या आप उसे प्लीज़ क्लियर कर सकते हैं? थैंक यू। अच्छा ठीक, हर जगह जहाँ पे आपने निश्चित किया कि आप इतने भयानक इंसान हैं, क्या आप उसे नष्ट और अनिर्मित करेंगे प्लीज़? राइट, रॉन्ग, गुड, बैड, पॉट, पॉक, ऑल में शॉर्ट, पॉइज़न, बियॉन्ड। और जहाँ पे आप हर एक इंसान का भारीपन अपने कंधों पे डाले हुए हैं कि आप सोचते हैं कि वो आपका है और फिर भी आप ये सोचते हैं कि वो आपका ही है और ये आप पे इतना प्रक्षेपित किया गया है कि वो आपका है कि जैसे आपका उसके साथ एक रिश्ता है और आपने उसके साथ शादी कर ली है। सच में, असल में, क्या आप उसे डिस्ट्रॉय और अनक्रिएट करेंगे? राइट, रॉन्ग, गुड, बैड, पॉट, पॉक, ऑल नाइट शोज़, बॉयज़ एंड बियॉन्ड्स। तो हर एक चीज़ जो आपने डिसाइड की है अच्छा मैं तुम्हारे सवाल पे आऊँगी। नहीं, 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 करो आप कंटिन्यू करो आप। तो कभी-कभार ये जो मैं बोलने वाला हूँ बहुत आसान होता है, अगर हम कुछ थोड़ी क्लियरिंग करें। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये क्लियरिंग कर रहा हूँ उसको आप देख सकते हैं
इसके बारे में आप सुन सकते हैं कि वो क्या है, कि ये theclearingstatement.com है, पे जा सके आप जाने। तो ये क्या करता है कि ये आपको क्लियर करता है उन सब विचारधाराओं को जो आपके रास्ते में रुकावट बनी हुई है, ताकि आपको और आपको अपनी विशालता तक पहुंचने नहीं दे सकते। तो उसको मैं क्लियर कर रही हूँ। थैंक यू विक्टोरिया। तो हर चीज जो आपने डिसाइड की हुई है कि वो अपरिवर्तनीय है, बदला नहीं जा सकता है, और जो आपने डिसाइड कर रहा है कि आप मूल रूप पे गलत, दोषी, खराब, टूटे हुए और भयानक, क्रूर इंसान हैं, और जो आपने सोचा है कि आप उसके बारे में बात भी नहीं कर सकते, कि जिस हर चीज के बारे में, क्या आप उस सबको डिस्ट्रॉयर एंड क्रिएट करेंगे? राइट, रॉन्ग, गुड, बैड, पॉप, पॉप, ऑल शोज, बदम, हर कुछ जो आप कर रहे हैं असंभावनाओं को मानने के लिए, बाकी सब लोगों से, खासतौर से इस साल 2020 में जो कुछ आपने लोगों की निराशा अपनी बनाने के लिए, और लोगों का, और हर जगह जहाँ पे आप लोगों को हील कर रहे हैं और इसका भार अपने कंधों पे डाल रहे हैं, जैसे कि आप कर सकते हैं, क्या आप उसे डिस्ट्रॉयर एंड क्रिएट करेंगे? राइट, रॉन्ग, गुड, बैड, पॉप, पॉप, वाह। और एक और चीज, आप कितने जागरूक हैं, और सब लोगों के जो पृथ्वी पर हैं, और पर क्योंकि वो आपके दिमाग में आता रहता है, आपके जहन में आता रहता है, तो आप सोचते हो कि वो आपका है। पर तो क्या होता है, हर एक चीज जो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, हर चीज को जिसको आप सोचते हैं कि वो आपका है, जब तक आप ये नहीं पूछते कि ये है किसका, तो और लेट्स से कि आपको फ्रस्ट्रेशन हो रही है, हताशपन हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, अ, घृणा हो रही है, बस ये पूछिए, ये है किसका, ये है किसका, ये है किसका। और अगर ये थोड़ा सा भी हल्का होता है तो ये आपका नहीं है, और ये भेजने वालों को वापस भेज दीजिए कॉन्शियसनेस के साथ, और और पॉट पॉक करिए जहाँ पे आपने इसका समर्थन किया कि ये आपका है, और पॉट एंड पॉक उस सब को करिए जो आपने सोच रखा है कि वो आपका है, भले ही हम बोलें कि आपका नहीं है, पर क्योंकि आपने वो निश्चित कर लिया कि वो आपका है, जबकि वो आपका था भी नहीं है। ये सारे जो डिसीजंस हैं, कंक्लूजन्स है, कॉम्पिटिशंस है, क्या आप उस सबको डिस्ट्रॉय और अनक्रिएट करेंगे? राइट, रॉन्ग, गुड, बैड, पॉट पॉक, ऑल शोज, बॉयज एंड बियॉन्ड्स। तो ये सब जो आपने डिसाइड किया है कि जो आपका है, जो एक्चुअली नहीं है, क्या आप उस सबको अनिर्मित और नष्ट करेंगे? राइट, रॉन्ग, गुड, बैड, पॉप, पॉप, शोज, बॉयज एंड बियॉन्ड्स। तो क्या होगा कि अगर आप इस सबको जाने देंगे? अच्छा, मैं आपको एक और चीज अब बोलता हूँ उससे पहले। तो जब मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या होगा अगर आप इस सबको छोड़ दोगे, आप में से कितने लोगों ने इसको अपना जॉब बना रखा है, अपनी नौकरी बना रखा है कि आपको सफर करना पड़ेगा? और मेरे प्यारे मित्र, आप दुनिया का अंश हो। जब आप अगर आप इसमें संघर्ष कर रहे हो, तो वर्ल्ड में संघर्ष आता है, और और दुनिया बेहतरीन हो जाती है जब आपका हल्कापन आता है, आपकी हंसी आती है। तो ये सब जो आपने किया है, राइट, रॉन्ग, गुड, बैड, पॉट पॉप, और सारे जो वीवीआरस हैं, कि आपको पीड़ा सहनी पड़ेगी क्योंकि आप गलत हैं, और वो सारे जो झूठ हैं जो इस सब की रचना कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं, क्या आप उन सबको नष्ट और निर्मित करेंगे? और क्या आप वो जीसस को ही दे डालेंगे, सौंप डालेंगे? राइट, रॉन्ग, गुड, बैड, पॉट पॉप, ऑल नाइस शोज, बॉयज एंड बियॉन्ड। अच्छा, ठीक है, ये वो जो कि जो जो रूफ को रेस करने वाला इशारा है, वो बेसिकली ऐसा है कि जीसस को देने का। तो अब जो संभावना है, जो एक हल्केपन का एहसास होती है, तो पहचानिए कि वो एक बेहतर उपहार है दुनिया के लिए, क्योंकि लोगों को इस समय क्या जरूरत है? प्रेरणा की, और वो आमंत्रण की, संभावनाओं के प्रति, क्योंकि वो पीड़ा और संघर्ष तो खुद ही कर रहे हैं, और हम सब कर रहे हैं। क्या लोगों को सच में इसकी जरूरत है? नहीं, लोगों को जरूरत है प्रेरणा की और आमंत्रण की, संभावनाओं के प्रति। और जो सब आपको ये समझने नहीं देता, पहचानने देता था कि आप वो हो सकते हैं और आप वैसा कर सकते हैं, और शायद वो काफ़ी नहीं होगा लोगों को बदलने के लिए, पर वो काफ़ी होगा लोगों को प्रेरित करने के लिए, उतने लोगों को जो शायद इस परिवर्तन की कामना कर रहे हैं। ये सब जो है टाइम्स गॉडजिलिंग, क्या आप उसे नष्ट और अनिर्मित करेंगे? राइट, रॉन्ग, गुड, बैड, पॉट पॉप, ऑल नाइट शॉर्ट्स, बॉयज एंड बियॉन्ड्स। तो
एक और चीज़, अच्छा एक और आखिरी की चीज़, हाँ, अच्छा ठीक है, मैं बहुत बोलना पसंद करता हूँ, तो मुझे नहीं मालूम ये आखिरी बात है, पर आखिरी की तरफ। हाँ, मेरा भी यही ऐसा ही जीन है कि मुझे नहीं पता है कि मुँह बंद कैसे करना। हाँ, तुम और काफ़ी लोग ऐसे हैं बहुत। अच्छा, ठीक है। हर जगह जहाँ आपने आपने डिसाइड किया है कि ये आपकी जॉब है कि दुनिया को अकेले होके खुद उसको बदलना है। जहाँ पे भी आपको बचपन में आपको पता था कि आपके पास कुछ योग्यता थी, माँ-बाप को, परिवार वालों को खुश करने के लिए, पर अगर वो नहीं खुश हुए और वो बदलेंगे नहीं, क्योंकि उनकी सच्चाई वहीं पे स्थित थी। तो कितने माँ-बाप अपने बच्चों की को अनुमति देते हैं अपनी सच्चाई को बदलने के लिए, पर और पर क्योंकि वो शुरू में तो अपने बच्चे को देखते हैं कि हाँ, ये उपहार है, फिर बाद में उसको एक एक नौकरी समझ लेते हैं परवरिश को। तो जहाँ पे हर जगह पे जहाँ पे आपने सोचा था कि आप उनकी दुनिया को बदल सकते हैं, पर वो तैयार नहीं थे उसे बदलने के लिए। तो क्या करते हो आप अपने आप को खराब मानते हो, आप अपने आप को असफल मानते हो और आप सोचते हो कि आपके पास वो योग्यता नहीं है और फिर आप उस योग्यता को त्याग देते हो और लोगों को प्रेरित करने के लिए और आमंत्रित करने के लिए एक बदलाव की तरह प्रति। तो तो आप सोचते हो कि ठीक है, अब दुनिया को बदलने के लिए सिर्फ़ एक ही उपाय है कि ये सब मैं भार अपने कंधे पे ले लूँ दुनिया को बदलने के लिए। हर जगह जहाँ पे अपना ये कायम रखा है अब हम सब की ज़िंदगी में, क्या आप उसे डिस्ट्रॉय और अनक्रिएट करेंगे? राइट, रॉन्ग, गुड, बैड, पॉप, पॉपकॉर्न, नहीं शॉस, बॉयज़ एंड बियॉन्ड्स। बस आप उसे अब बदल डालते हैं, क्योंकि ये एक मूल रूप पे एक ये वो जगह है, जहाँ पे हम आप अपने आप को अमान्य करते हैं, अपनी योग्यताओं को अमान्य करते हैं। और हम सोचते हैं कि इसको बदलने के लिए एक ही उपाय है कि इस सारी पीड़ाओं को अपने ऊपर ले डालो। पर मैं सच में कहता हूँ कि मैंने जब और लोगों की पीड़ाओं को अपने ऊपर लिया, वो कभी खुश नहीं हुए, वो और पीड़ित हो जाते थे। फिर मैं सच में अब उनकी पीड़ा अपने ऊपर और लेता था। जैसे मेरी पहली गर्लफ्रेंड के साथ मैं उसके साथ था और उसकी गर्लफ्रेंड के और उसकी फैमिली के घर पे गया था और हम लोग एक ट्रिप पे गए थे कुछ घंटों के लिए शायद डिनर के लिए कुछ पता नहीं, याद नहीं। और मैं आगे मैं और ही निराश होते जा रहा था और नाखुश होते जा रहा था जैसे-जैसे वो क्योंकि मैं क्या कर रहा था उन सब की नाखुश और दुःख अपने ऊपर ले रहा था क्योंकि मैं चाहता था कि वो खुश हो। और फिर मेरी गर्लफ्रेंड मेरी तरफ देखती है और वो कहती है कि तुम खुश क्यों नहीं हो सकते हो? मैंने उसको देखा और मैंने उसको बोला क्या तुम बकवास कर रही हो? ये सब तुम्हारा है, ये सब नाखुशपन तुम्हारा है। तो आप सब जिन्होंने ना ही बस कोशिश की है और लोगों की पीड़ा अपने ऊपर और उनकी नाखुश अपने ऊपर लेने के लिए और आपको फिर उसके बारे में इल्ज़ाम डाला जाता है कि आप गलत हो और वो क्रूरता और ये अपने लिए स्नेह रखिए, स्नेहमयता रखिए, काइंडनेस रखिए कि आप सिर्फ़ लोगों के लिए क्या कर सकते हैं, आप उनको सिर्फ़ प्रेरित कर सकते हैं, उनके सामने संभावना उपस्थित कर सकते हैं, अपने ऊपर नहीं लेके बदलाव आएगा। ये सब जो है टाइम्स गॉड्स विल, राइट फ्रॉम गुड बैड पॉट पॉपकॉर्न एंड शोज़ है। हाँ, ये मैं क्लीयरिंग स्टेटमेंट जो रन कर रहा हूँ, आप इस पे आप ये theclearingstatement.com पे जाइए। तो ये क्लीयरिंग करने के बाद आपको थोड़ा अलग लग रहा है शुरुआत से? हाँ, हाँ, मेरे को अलग लग रहा है। हाँ, मुझे भी अलग लग रहा है। हाँ, यही ऐसा करता है कि आप बस अलग हो जाते हो। आपको एक विभिन्नता महसूस होने लगती है। हम कुछ ऐसा बस क्या करते हैं कि क्लीयरिंग स्टेटमेंट क्या करती है, वो अनकिया करती है, वो सब जो आपने अपने ऊपर किया है, जो आपका है नहीं, जो आपके लिए नहीं है। तो ये सब ये चीज़ है, वो पहचानिए जब आप अनकिया करते हैं वो सब जो आप नहीं हैं, तो प्लीज़ ये पहचानिए कि जो जब आपके लिए कुछ सच होता है वो आपको हल्कापन में देता है, जो आपके लिए झूठ होता है वो भारीपन देता है। तो ये चीज़ देख के ही आपको पता चल जाएगा कि लोग जो आपको दे रहे हैं वो आपके लिए सच है या आपके लिए झूठ है। और हमारे पास हज़ारों चीज़ें हैं जो आपको मुफ़्त मिल जाएँगी,
एक्सेस पे और फेसबुक पे, और आपको सही कई 100 चीज़ें मिल जाएँगी, काफ़ी फ्री कन्वर्सेशंस, फेसबुक लाइव्स हो रहे हैं। अगर आप accessconsciousness.com पे जाएँगे /you are not alone में, जो लिंक हमने आपको पहले बताया था, हमारे पास ऐसे बार्स प्रैक्टिशनर्स हैं, बार्स फैसिलिटेटर्स हैं, जो जो दुनिया भर में हैं, जो जो गिफ्ट कर रहे हैं फ्री बार सेशन दुनिया भर में। तो इससे बेहतर अब और क्या हो सकता है? और हम खोज में हैं कि हम क्या-क्या कर सकते हैं आपको योगदान देने के लिए, और जो जो भेंट है जिसको हम जो आपके पास लाना चाहते हैं, जिसको हम एक्सेस कॉन्शसनेस बुलाते हैं। और जाने से पहले मैं सच में मैं सम्मान देना चाहती हूँ टूर ऑफ कॉन्शसनेस को, जो आपने 10 साल पहले शुरू किया था। आपने और आपको लगता है कि ये अब ये मेरे भाई हैं, तो ऑफ़ कोर्स मैं एक्सेस करूँगी। नहीं, पर हाँ, पर मैं भी एक्सेस में आई, पर अपने ही तरीके से आई, कि जब मैं एक दिन जब मैं उठी थी और मैं ऐसी ऐसी इतनी इतनी पीड़ित दशा में थी, तो फिर अ, मैं अपने तरीके से एक्सेस में आई। तो मैं हर सुबह मैं जब क्या करती थी कि सुबह आधे घंटे मैं अगर कुछ और नहीं कर पाती थी, सिर्फ़ वो बस आधे घंटे मैं डेन का वो वीडियो देखती थी, और मैं कुछ और नहीं करती थी, बस मैं वो टूल को यूज़ करती थी, प्रयोग करती थी पूरे दिन तक। और इतना सब बदल जाता था। जिस इन फ्री टूल्स द्वारा जो टूर ऑफ कॉन्शसनेस में के वीडियोज़ में मुझे मिलता था, और मैंने इतनी क्लासेस अटेंड की हैं, पर वो जो चीज़ थी, वो जो सुबह आधा घंटा तुम्हारे साथ जो तुम्हारा वीडियो देख के सिर्फ़ तुम और मैं, और वो स्पेस होता था और वो वीडियो मैं देखती थी, और वो टूल जो आप देते थे उस फ्री वीडियो में, उस टूर ऑफ कॉन्शसनेस के वीडियो में, वो मेरा दिन बदल देता था, मेरी ज़िंदगी बदल देता था। तो तो आप यहाँ पे डेन के यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं, और और डेन की टूर ऑफ कॉन्शसनेस के प्लेलिस्ट पे भी देख सकते हैं। डेन तुमने जो लोगों को मुफ्त में दिया है, वो दुन लोगों की ज़िंदगियाँ बदल देता है। और वो इतनी ब्यूटीफुल जेनरॉसिटी ऑफ स्पिरिट है, और मैं आपके लिए इतनी शुक्रगुज़ार हूँ कि जो उपहार हैं, जो सुंदर भेंट हैं आप दुनिया में। मैं तुमको बहुत प्यार करती हूँ, और मैं तुमको भी बहुत प्यार करता हूँ, और थैंक यू। और मैं ये कहना चाहता हूँ, जब तुमने मुझे वो टेक्स्ट भेजा था एक बार, मेरी दुनिया बिल्कुल इतनी हल्कापन आ गया था, और मैं इतना खुश हो गया था जब तुमने मुझे वो टेक्स्ट भेजा कि कि तुम मेरा टूर ऑफ कॉन्शसनेस वीडियो देखती हो हर रोज़। क्योंकि मैं इतना चाहता था तुमको प्रेरित करना, तुम्हारी ज़िंदगी में योगदान देना, क्योंकि मुझे मालूम है तुम इतनी तनाव से गुज़र रही थी। और मैं इतना चाहता था कि तुम ये सब चुनो, और भले ही कितना हम उनको उनके बारे में उनकी परवाह कर रहे हैं, पर जब तक वो खुद नहीं चुनेंगे, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते, भले ही आप उनको कितना प्यार करते हो। और तुमने जो बोला कि तुम इतने सालों तक वो तुम टूर ऑफ कॉन्शसनेस वीडियो देखती थी, और मैं इतना शुक्रगुज़ार हूँ कि तुमने इसे अपने तरीके से किया। और ये पहचानना कि हम अपने लिए कर रहे हैं, अपने तरीके से कर रहे हैं, इसका चुनाव हम अपने तरीके से कर रहे हैं। और ये क्या करता है कि ये सच में वो क्रिएट करता है कि अ मेरा मेरा अभी भी वही नज़रिया है जो मेरे 6 साल की उम्र में था, कि मैं खुश होना चाहता हूँ। और पर क्या है कि अब मुझे मार्ग मिल गया है, मुझे पता चल गया है, और मेरा तरीका आपके तरीके जैसा नहीं होगा। पर अब मुझे पता चल गया है कि ये अब खुश कैसे रह सकते हैं, और मुझे उसकी उसका उसका ताल उस ताले की चाबी मिल गई है। और सच में कोरोना भी चल रहा है, तब भी आपको पीड़ित नहीं होना है, आप खुश रह सकते हैं। हाँ, मैं हमेशा सोचता हूँ, कैसा होगा कि जहाँ ऐसी दुनिया में जहाँ पे 80% लोग खुश होंगे? क्या तुम उसकी कल्पना भी कर सकते हो? क्या उसका अनुमान भी लगा सकते हो? और अभी तो दुनिया में बस 1.5% ही लोग खुश हैं। अगर वो अगर हम उसे 78.5% बढ़ा दें, तो ऐसा सोचो कि कैसा होगा ऐसी दुनिया में आँखें खोलना, कि जहाँ पे 80% लोग खुश हों। और जहाँ पे तुमको नहीं ऐसा नहीं लगे कि तुम एक बाहर वाले हो,
और पर तुम एक ऐक्य में हो हर एक चीज के साथ, और ये दुनिया तुम्हारा ऑयस्टर हो, और जैसे ऐसा लगे कि जैसे तुम उस सागर की बूंद भी हो और वो सागर भी हो। और ये जो चीज है, यही जो ऊर्जा है जो मुझे आगे जाने के लिए प्रेरित करता है। और मुझे मालूम है जब लोग तैयार हैं उसे पाने के लिए तो वो पाएंगे उसे। और मैं उसके लिए मैं चाहता हूँ कि उनके उनके लिए ये सारी युक्तियां, ये सारे उपकरण, ये सारे टूल्स उपस्थित हों जब वो तैयार हों इन्हें पाने के लिए। और हम किसी के भी मार्ग पे हम नहीं चल सकते, पर मैं ये कह सकता हूँ ये टूल्स किसी भी मार्ग पे काम करेंगे। और ये इतने आसान हैं, इतने सरल हैं और इतने मजेदार हैं। और गेटो में भी जब मेरे अब्यूज हो रही थी मेरे साथ, मेरे को पीटा जा रहा था, मैं मोलेस्टेशन फेस कर रहा था। हाँ, मुझे पीटा जा रहा था एक एक सफेद होने के लिए, पर वो तो कुछ भी नहीं था। मेरा इतना मोलेस्टेशन चल रहा था एक घर में। और उस समय भी मेरी यही धारणा थी कि ऐसा ऐसा होना जरूरी नहीं है। और इतनी औरतें मेरे नंगे शरीर को मारती थी बेल्ट से, पर उस समय भी मैं उनसे घृणा नहीं कर पाया। उस समय भी 6 साल की उम्र में मैं जानता था कि ये औरतें नहीं है जो मेरे साथ ऐसा कर रही हैं, ये वो लोग हैं जो जो एक अपना मुद्दा खड़ा करने की कोशिश कर रही हैं। मैं जानता था ये औरतों और आदमियों के बीच की घृणा के बारे में नहीं है, ये ऐसे इंसानों के बारे में है जो ऐसा चुनाव करते हैं, जो मुद्दे के पीछे इतनी अमानता खड़ी कर सकते हैं, अमान्यता। तो और फिर आज भी मैं कोरोना और थैंक यू कोरोना, आज की तारीख में भी मैं कुछ बदल रहा हूँ। और हर रोज मैं कुछ ना कुछ करता हूँ बदलने के लिए, परिवर्तन लाने के लिए। और मुझे मालूम है कि इतने सारे लोग इतने तैयार हैं अपने सहीपन को भी कायम करने के लिए। और वो क्या पता है क्या, वो भी ठीक है। और मेरा मानना है कि वो भी बिल्कुल ठीक है। जब जब तक आप ये पहचाने कि एक चमत्कारी तरीके हैं सब कुछ बदलने के लिए। और आज की दुनिया में, आज की तारीख में बस उनकी विनती रखिए, उनकी मांग रखिए, बस उसकी उसके लिए पूछिए। और ब्रह्मांड से, अपने भले ही अपने घर के कुत्ते से, जिससे भी आप बात करते हैं, और उनसे आप मांग विनती करिए कि एक किसी को योगदान के लिए, और योगदान मिलेगा। और 8,000 टूल्स हैं जिनके बारे में मैं बात कर सकता हूँ, पर एक आखिरी टूल है जिसके बारे में बात करूंगा, जिसका है सारा जीवन मेरी ओर सुगमता, हर्ष और वैभव से आएगा। सारा जीवन मेरी ओर सुगमता, हर्ष और वैभव से आएगा। अगर ये आप ये सुबह 10 बार बोले और शाम को भी 10 बार बोले तो सच में आपकी जिंदगी असल में बदलने लगेगी। और ये ऐसा नहीं है कि आपके साथ बुरी चीजें नहीं होंगी। इसका इसका ये भी पहचानना है कि जिंदगी में अच्छा बुरा भद्दा आता रहेगा, पर वो सब आपकी ओर सुगमता से आएगा, हर्ष के साथ आएगा। और ये वो विनती है, ये वो विशालता है जिसका जो वो खुलापन है जिसको आप खोल सकते हैं। और ये आखिरी चीज मैं आप कहूंगा, ये सच में संभव है हर एक इंसान के लिए जो तैयार है इसे चुनने के लिए। अगर वो आप आज नहीं चुन रहे तो कल चुन सकते हैं, कल नहीं तो परसों, और फिर उसके बाद भी। और अगर 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 और जिंदगी में जिंदा रहने की चॉइस जो मैंने 20 साल की पहले की, वो सबसे बेहतरीन चुनाव था जो मैंने किया। और अगर आज की तारीख में ये वीडियो देखने से आपकी ऊर्जा बदली तो एक्सेस सच में यही एक्सेस करता है। और आपको शायद लगेगा एक चीज, दो चीज, अच्छा ये मेरे लिए काम करें, पर जो मूल रूप से जो परिवर्तन आ रहा है ऊर्जा स्तर पे, और वो अन किया करता है वो सब झूठों को जो आपने अपने बारे में माने हुए हैं। और देखिए इसको यू आर नॉट अलोन पेज पे accessconsciousness.com, यू आर नॉट अलोन, चेकआउट बार्स को चेकआउट करिए। हमारे पास इतने सारे फैसिलिटेटर्स है जो इतने फ्री वीडियोस करते हैं, इतने फ्री फ्री चीजें करते हैं। और वो जो चीज है कि जो जहाँ पे हल्कापन आपको महसूस हो,
यही उस सब के बारे में, ये सही के बारे में नहीं, गलत के बारे में नहीं, बस वही चीज़ के बारे में है कि जहाँ पे आप हो सकें और आपका आप होना ही सच में दुनिया बदलता है, बिना किसी अ, कोशिश के। क्या हम लोगों को बता सकते हैं बीइंग यू चेंजिंग द वर्ल्ड के बारे में? और डेन ने एक पुस्तक लिखी है जिसमें सच में जादुई कण है और वो है और जब भी कभी भी मेरे साथ मेरे दिन में कुछ गड़बड़ हो रही होती है, मैं उस किताब का कोई भी पेज खोल लेती हूँ। आप जा सकते हैं beingyouchangingtheworld.com पे और आप drdanehee.com पे भी जा सकते हैं। ये काफ़ी भाषाओं में अनुवादित है। कितनी भाषाओं में है? मुझे कोई इसका अंदाज़ा नहीं। काफ़ी सारी भाषाओं में अनुवाद हुआ है इसका और इसका एक इसकी ऑडियो बुक भी है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि आपने इतनी सारी चीज़ें दी हैं और ये चीज़ जो लोगों ने आपने दी है और ये किताब बीइंग यू चेंजिंग द वर्ल्ड और आपने आपके जो वीडियो था और और वो लोगों की ज़िंदगियाँ बचा लेता है, उनकी ज़िंदगियाँ बदल देता है। तो मैं इस किताब के बारे में भी कहना चाहती थी और उसके बारे में मैं इतनी शुक्रगुज़ार हूँ। और मैं इतनी शुक्रगुज़ार हूँ उन सब लोगों के लिए जो इसके बारे में करते करते हैं और वो सच में वो मेरे मेरे को उड़ान भरने की वो हवा देते हैं। थैंक यू। आई लव यू। आई लव यू टू। और मैं तुमको कह रही थी हैव अ फैंटास्टिक सुसाइड प्रिवेंशन डे। मुझे नहीं पता है। हैव अ ग्रेट टाइम। और मैं सबको जिन्होंने कमेंट्स दिए, जिन्होंने सबने ग्रैटिट्यूड दिया कमेंट सेक्शन में, थैंक यू माय सिस्टर एंड थैंक यू आप सबको और जो भेंट हैं आप इस दुनिया में। थैंक यू। बाय।